हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम कुछ और कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे। कुछ एब्डोमिनल कंडीशंस जिनका रेफर्ड पेन हमारी लोअर बैक में होता है। पिछली वीडियो में ऑलरेडी हम कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं, वो वीडियो बड़ी हो रही थी इसीलिए इसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो वीडियो में। तो अब हम नेक्स्ट जो कंडीशन पढ़ेंगे वो है एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म होता है बलूनिंग ऑफ योर आर्टरी, क्योंकि जो आपकी आर्टरी की वॉल है वो कमजोर हो जाती है और जो ब्लड है वो आपके आर्टरी के वॉल के बीच में घुसने लगता है। तो पहले हम देख लेते हैं एब्डोमिनल अयोर्टा होती कहाँ पे है और एन्यूरिज्म क्या होता है। तो ये हमारा हर्ट है, ठीक है। इधर से निकलती है आर्च ऑफ अयोर्टा और डिसेंडिंग अयोर्टा नीचे को आती है। ऊपर जो अयोर्टा होती है हमारी थोरैसिक कैविटी में, उसको थोरैसिक अयोर्टा बोलते हैं, और जब वो नीचे एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है हम उसको एब्डोमिनल अयोर्टा बोलते हैं। किडनी लेवल से ऊपर हम उसको सुप्रारीनल बोल सकते हैं, किडनी लेवल से नीचे हम उसको इंफ्रारीनल बोल सकते हैं। यहाँ पे L4 या L5 के लेवल पे ये स्प्लिट हो जाती है राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में, ठीक है। तो ये हमारी एब्डोमिनल अयोर्टा है, फिर ये डिवाइड हो जाती है। तो ये अयोर्टा में जब ये आपकी आर्टरी है जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है नीचे को, ठीक है। तो अब आर्टरी की जो वॉल होती है उसमें लेयर्स होती हैं, 3 लेयर में आपकी आर्टरी की वॉल होती है। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, जो बीच वाली वॉल होती है उसको हम बोलते हैं मीडिया, और जो बाहर वाली वॉल होती है इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशिया। अब देखते हैं किन किन चीजों से एन्यूरिज्म हो सकता है। तो या तो हो सकता है ये जो इनर मोस्ट लेयर है हमारी आर्टरी वॉल की ट्यूनिका इंटीमा, ये कहीं से रप्चर हो जाए, ठीक है। और जो ब्लड है अब वो ब्लड इधर इन लेयर के बीच में जाने लगे, ठीक है। और जो ब्लड बाहर जा रहा है वो बहुत ज्यादा हो जाए और इसको बहुत नैरो कर दे, ठीक है। तो जो ट्रू ल्यूमेन था हमारी आर्टरी का वो छोटा हो जाता है और एक फॉल्स ल्यूमेन बन जाता है, क्योंकि ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं आयोर्टिक डायसेक्शन। अब एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन हो सकता है कि जो हमारी आर्टरी वॉल है, ये हमारी आर्टरी है, इसके साइड में एथेरोस्क्लेरोसिस बन सकता है, मतलब प्लेक फॉर्मेशन हो सकता है। इस प्लेक फॉर्मेशन की वजह से जो ब्लड सप्लाई है इस एरिया की वो कम हो जाएगी, जो ऑक्सीजन यहाँ पहुंच रहा था वो कम हो जाएगा ब्लड के थ्रू, और ये आर्टरी वॉल वीक हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वीक होने की वजह से यहाँ पे बल्ज फॉर्मेशन होने लगेगा और ये बाहर को आता रहेगा। तो इन दोनों ही केसेस में रप्चर हो सकती है ये आर्टरी। इसमें भी यही होगा, ये जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसकी वजह से अब बाहर की साइड को ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में एन्यूरिज्म की वजह से रप्चर हो सकता है इन सीरियस कंडीशन। तो अब आयोर्टिक एन्यूरिज्म में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या हिस्ट्री में आप पूछ सकते हैं पेशेंट को, जिससे आप उसको जल्दी से जल्दी आगे रेफर कर सके। तो अगर कोई लोअर बैक पेन का पेशेंट आपके पास आता है और कोई एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा अपनी इंजरी का या अपने ऑनसेट ऑफ पेन का, सडन एकदम से पेन चालू हो गया है, कोई इंसाइटिंग इवेंट नहीं था उस पेन से पहले, और कोई भी ऐसा रिलीविंग फैक्टर उसको नहीं पता है, या फिर वो नहीं बता पा रहा है आपको कोई भी रिलीविंग या एग्रेवेटिंग फैक्टर उस पेन से रिलेटेड। उसके अलावा आप लंबर स्पाइन में मोशन टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई भी मोशन करने में वो जो पेन है वो एग्रेवेट नहीं हो रहा है, पेन नॉर्मल है। इसका पेन भी जो होगा वो डल होगा, कांस्टेंट होगा, डीप एकिंग होगा और इंटरमिटेंट थ्रॉबिंग सेंसेशन जैसा फील होगा। तो अब अगर आप लंबर स्पाइन में कोई भी मोशन जो है उस पेन को एग्रेवेट नहीं कर रहा है, हिस्ट्री में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, कुछ ऐसा काम का नहीं है जो आपके काम आए पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए, तो आप कुछ रिस्क फैक्टर्स देखेंगे कि ये रिस्क फैक्टर्स पेशेंट में है कि नहीं। तो सबसे मेन रिस्क फैक्टर है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आयोर्टिक एन्यूरिज्म के चांसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एज के साथ हमारा इलास्टिन प्रोटीन जो है वो कम होता रहता है और कोलेजन प्रोटीन बढ़ता रहता है। तो जो हमारी आयोर्टा की वॉल है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी कम होती जाती है, तो आयोर्टिक एन्यूरिज्म के चांसेस, रप्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। एज 65 के बाद जो चांसेस होते हैं वो डबल हो जाते हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म के। तो सबसे मेन फैक्टर है
रिस्क फैक्टर है एज। सेकेंड रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से भी जो आर्टरी वॉल है आपकी रप्चर हो सकती है, और अगर पहले से एन्यूरिज्म है तो वो रप्चर हो सकता है। मेल सेक्स ज्यादा प्रोन है आयोटिक एन्यूरिज्म के एज कंपेयर टू फीमेल। स्मोकिंग, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, फैमिली हिस्ट्री है कोई अगर एन्यूरिज्म्स की, सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि अगर पेशेंट ऑलरेडी स्टैटिन्स ले रहा है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, ठीक है। इनके अलावा उस टाइम पे जब पेशेंट आपके पास आता है तो कुछ साइन एंड सिम्टम पेशेंट में आप देख सकते हो, जिसकी वजह से आप उसको रेफर कर सकते हो दूसरे क्लिनिशियन के पास, जैसे कि फेंटिंग, डिजीनेस। फेंटिंग और डिजीनेस इसीलिए क्योंकि अब जो ब्लड है, ब्लड की पूलिंग होने लगी है इस एरिया में, और जो बाकी जगहों पे ब्लड है, जो ब्रेन में ब्लड है वो कम पहुंच रहा है, इसकी वजह से फेंटिंग या डिजीनेस हो सकती है। या फिर पेशेंट आपको बता सकता है कि जैसे जब से पेन शुरू हुआ है तब से फेंटिंग और डिजीनेस के एपिसोड्स हुए हैं। नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। पैलर आप देख सकते हैं पेशेंट में, क्योंकि अब जो ब्लड है वो कम पहुंच रहा है बाकी जगहों पे। वीक पल्स मिल सकती है आपको पेशेंट, जो आप रेडियल पल्स पाल्पेट करते हो पेशेंट में, और ऑर्थोपनिया मिल सकता है। इसके अलावा जो इसका पेन होगा, पेन रेफर जो होगा इसका वो T12 से लेकर L5 तक हो सकता है लोअर बैक एरिया में, क्योंकि जो एब्डोमिनल आयोटा है वो भी पीछे की साइड को ही है। एब्डोमिनल आयोटा के आसपास भी विसरल पेरिटोनियम और विसरल के बाद पैराइटल पेरिटोनियम है। तो जो पेन होगा वो रेफर्ड होगा हमारा T12 से L5 लेवल में, और बटक और थाई में भी जा सकता है। और पेन आगे की तरफ भी होगा और पीछे की तरफ भी होगा, और दोनों जगहों पे ये थोड़ा सा सेंट्रली होगा पेन, ठीक है। तो आगे की तरफ एपिगैस्ट्रिक से हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के बीच में कहीं पे भी पेन फील हो सकता है सेंट्रली, और यही पेन रेफर होके पीछे की साइड जो डर्माटोम्स है हमारे पीछे वाली लाइन में, उधर भी हो सकता है, क्योंकि जो विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम है इस बलूनिंग की वजह से, इस मास की वजह से इरिटेट होती है। तो जो हमारा पेन का रेफरल पैटर्न होगा वो यही एरिया होगा, T12 से लेकर L5 के बीच में, इस एरिया में पेन फील हो सकता है हमारा एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म का। अब फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एब्डोमिनल पल्स फील कर सकते हो। एब्डोमिनल पल्स हम फील करते हैं एम्बिलिकस के पास, थोड़ा सा लेफ्ट साइड को मिड लाइन में, ठीक है। तो अम्बिलिकस के पास हम एब्डोमिनल पल्स फील करते हैं थोड़ा सा डीप पाल्पेट करके। तो जो पतले लोग होते हैं उनमें एब्डोमिनल पल्स जो है वो इजीली पाल्पेट हो जाती है, पर जिनमें एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म हो रखा होगा उनमें स्ट्रॉन्ग पल्स मिलेगी आपको। हो सकता है वो नॉन टेंडर हो या टेंडर हो, और पल्सेटाइल एक्सपेंडेबल मास मिलेगा आपको। मतलब जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मास फील हो रहा है उसमें पल्सेस आपको फील होंगी। इसके अलावा कुछ और चीजें पेशेंट आपको हिस्ट्री में बता सकता है, जैसे कि नाइट पेन, और कोई भी पोजीशन से उस नाइट पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा हो, या फिर हॉट पैक से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा हो। और इसके अलावा पेशेंट ये भी बता सकता है कि जो पेन है ये वेव्स में आता है, कॉलिकी पेन होता है, और दोनों जो आगे वाला और पीछे वाला पेन है वो दोनों ही एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ कम हो जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट हमने लिया है अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है हमारे जस्ट यहाँ पे सीकम के नीचे। तो अपेंडिक्स में कोई भी इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकती है, तो दो रीजन है, फीकलित और लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। फीकलित मतलब यहाँ से जो भी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब जो कंटेंट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो कुछ फीकस का पार्ट हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है और वो ब्लॉक कर सकता है हमारे अपेंडिक्स को। इसके अलावा जब इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे हमारे लिम्फोइड सेल्स होते हैं बहुत सारे, तो ये सेल बड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, और इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो जब भी कोई ब्लॉकेज होगी हमारे अपेंडिक्स की, तो यहाँ पे जो म्यूकस प्रोडक्शन है, जो बैक्टीरिया है वो बढ़ने लगेंगे, और वो बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा, इस्कीमिया होगा,
और यहाँ पे और ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी और पेन फील होगा, और हो सकता है बाद में ये रप्चर हो जाए और परफोरेशन हो जाए यहाँ पे, जो सीवियर कंडीशन है अपेंडिसाइटिस की। अब इसका पेन भी हमको राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगा। अपेंडिक्स हमारा प्लेस्ड होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो जैसे कि हमने शुरू में बताया था, जब अपेंडिक्स का पेन जस्ट स्टार्ट होने लगता है तो हमारे एम्बिलिकस के अराउंड शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, लेकिन जो पेन है वो अपेंडिक्स के अराउंड फील होता है शुरू में, ठीक है, क्योंकि तब विसरल पेरिटोनियम ही सिर्फ इरिटेट होती है। उसके बाद जब पेराइटल पेरिटोनियम इरिटेट होने लगती है तो सीवियर पेन हो सकता है हमारे मैकबर्नी पॉइंट पे, ठीक है। मैकबर्नी पॉइंट होता है जब हम अम्बिलिकस से ASIS तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ASIS से 1/3 पे हमारा होता है मैकबर्नी पॉइंट, जहाँ पे हमको अपेंडिसाइटिस का पेन फील हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा अपेंडिक्स है वो उसकी जो लोकेशन है अलग अलग पॉपुलेशन में वो अलग अलग होती है। तो एक बार अपेंडिक्स की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ होती है, उसके हिसाब से फिर कुछ एग्जामिनेशन में हम चीजें परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हम एलिसिट कर सकते हैं अपेंडिक्स का पेन। तो जो सबसे कॉमन लोकेशन होती है अपेंडिक्स की वो होती है रेट्रोसीकल, ठीक है, मतलब ये यहाँ से नीचे की जगह पीछे की साइड होगा सीकम के, ठीक है। तो ये होती है रेट्रोसीकल पोजीशन। इसके अलावा या तो ये जो इलियम है यहाँ से जहां से आ रहा है उस इलियम के पीछे हो सकता है या इलियम के आगे हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इलियम के आगे हो सकता है या इलियम के पीछे हो सकता है। तो अगर आगे की साइड होगा ये यहाँ से, या फिर ये पीछे की साइड हो सकता है। तो पीछे की साइड हम इसको बोलेंगे पोस्ट इलियल और आगे की साइड इसको बोलेंगे प्री इलियल। उसके अलावा या तो ये नीचे की साइड जा सकता है हमारे पेल्विस में, तो उसको हम बोलेंगे पेल्विक अपेंडिक्स, या फिर साइड में आ सकता है थोड़ा सा, इसको हम बोलेंगे सब सीकल। तो अब ये लोकेशंस है अपेंडिक्स की अलग अलग पॉपुलेशन में। मैंने बताया सबसे कॉमन जो लोकेशन होती है वो होती है रेट्रोसीकल। अराउंड 65% पॉपुलेशन में जो अपेंडिक्स होता है वो रेट्रोसीकल होता है। अब कुछ साइंस होते हैं जो हम पेशेंट में देख सकते हैं, जैसे कि रॉफ्सिंग साइन। रॉफ्सिंग साइन में हम पेशेंट के अम्बिलिकस के लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हम पाल्पेट करते हैं, थोड़ा सा डीप प्रेशर देते हैं, और जो पेन होता है वो राइट साइड में रेफर होता है। तो इसमें इसको बोलते हैं हम रॉफ्सिंग साइन। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं तो हो सकता है जो पेरिटोनियम है यहाँ से स्ट्रेच हो रही हो और उधर फ्रिक्शन लग रहा हो हमारे इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स के ऊपर। इसके अलावा हम सोआस साइन एलिसिट कर सकते हैं। सोआस साइन जनरली रेट्रोसीकल जो हमारा अपेंडिक्स है उस तरह जब प्लेस होता है तब हमको पॉजिटिव मिल सकता है। जब ये रेट्रोसीकल होता है तो ये हमारा होता है इलियोसोआस के ऊपर, तो पेन ना हो इसीलिए पेशेंट थोड़ा सा अपने पैर को फ्लेक्स करके रखता है ताकि पेन ना हो। तो इसीलिए हो सकता है इनमें जो इलियोसोआस है वो थोड़ा सा टाइट हो। तो जब हम पेशेंट को साइड लाइन में पैसिवली हिप एक्सटेंड करते हैं तो उस स्ट्रेचिंग की वजह से या फिर उस स्ट्रेच की वजह से जो अपेंडिक्स के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, जो खिंचाव लग रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होगा, सेम राइट लोअर क्वाड्रेंट में, या फिर थोड़ा सा फ्लैंक पेन हो सकता है साइड में। तो सोआस साइन तब होगा जब हम साइड लाइन में जो अफेक्टेड हिप है, जो राइट साइड वाला है, उसको ऊपर की साइड रख के पैसिवली हिप को एक्सटेंड करेंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा, क्योंकि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है अपेंडिक्स हमारे सोआस मसल के साथ। उसके अलावा हम जो साइन एलिसिट कर सकते हैं वो है ऑब्टुरेटर साइन। तो जब जो हमारा अपेंडिक्स है वो थोड़ा सा पेल्विक रीजन में होता है, जैसे ये पेल्विक अपेंडिक्स है तो ये हमारे ऑब्टुरेटस इंटरनस मसल के साथ प्रॉक्सिमिटी में होता है। तो जब इस एरिया में अपेंडिक्स इन्फ्लेम होगा तो पैसिव इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन जब हम करेंगे हिप की फ्लेक्स्ड पोजीशन में, हिप और जो हमारा नी है 90 डिग्री फ्लेक्शन में होगा, और हम इंटरनल रोटेशन करते हैं तो पेशेंट को पेन फील होगा। इसको हम बोलते हैं ऑब्टुरेटर साइन। इसके अलावा अपेंडिक्स का पेन खांसते टाइम भी एलिसिट हो सकता है, क्योंकि खांसने से जो हमारी पेरिटोनियम है वो इरिटेट होती है, और पेशेंट पेन बता सकता है कि जब वो हील स्ट्राइक करता है फुल हिप और नी एक्सटेंशन के साथ तो भी पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन फील हो सकता है।
इसके अलावा जब जो हमारा अपेंडिक्स है वो रेट्रोसिकल एरिया में होता है, तो मैंने बताया कि पेन थोड़ा सा फ्लैंक साइड में शिफ्ट हो जाता है मैकबर्न राइट लोअर क्वाड्रेंट से। और इसके अलावा अगर जो अपेंडिक्स है वो पीछे की साइड होता है, ठीक है, पोस्ट इलियल होता है, ये रेट्रो इलियल होता है, तो वो हमारे यूरेटर को इरिटेट कर सकता है। और अगर यूरेटर को इरिटेट करेगा तो जो पेन है वो टेस्टिस में हो सकता है मेल्स में। और अगर पेल्विस अपेंडिक्स होता है, मतलब नीचे की साइड अपेंडिक्स होता है, तो ये हमारे ब्लैडर को इरिटेट कर सकता है। और ब्लैडर को इरिटेट करेगा, डिसयूरिया हो सकता है और सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस हो सकती है। इसके अलावा अर्ज टू डिफिकेशन भी हो सकता है। ये जो अपेंडिसाइटिस होता है वो ज्यादातर 10 to 30 की एज में होता है, तो एज भी आप एक फैक्टर रख सकते हो अपने डायग्नोसिस के टाइम पे। और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं मेनली, लेकिन बच्चों में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। तो हमने मोस्टली एब्डोमिनल ऑर्गन सारे कवर कर लिए हैं। अब हम एक बार किडनी को देख लेते हैं लास्ट। तो किडनी में स्टोन हो सकता है जिसको हम नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, या फिर इस स्टोन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो इनके क्लिनिकल फीचर्स थोड़े से इन ऑर्गन से थोड़े से अलग होंगे। तो इसमें भी सेम कॉलिकी पेन होगा, पेन ऑन यूरिनेशन होगा इसमें, ठीक है, फ्रॉदी क्लाउडी फाउल स्मेलिंग यूरिन होगी, नोजिया वॉमिटिंग इसमें भी हो सकती है, हेमाचूरिया हो सकता है, और यूरिनेशन की जो यूरिन का जो क्वांटिटी है वो कम हो सकता है। इसके बाद पाइलोनेफ्राइटिस में फीवर होगा, फ्लैंक पेन होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस होगी और कॉस्ट्रोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस होगी। इसको देखने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मर्फीज पंच। ये इसमें भी प्रेजेंट हो सकता है और नेफ्रोलिथियासिस में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमारी किडनी है। तो पीछे की साइड से देखें तो यहाँ से हमारे वर्टिब्रे आ रहे हैं। तो ये हमारा T11 है, ये हमारा T12 है, और यहाँ तक ऑलमोस्ट L3 तक हमारी किडनी खत्म हो जाती है। तो L1 और ये हमारा L2 है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली हिट करता हूँ किसी नॉर्मल इंसान में तो मेरे को कोई पेन फील नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पाइलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोलिथियासिस की कंडीशन हो जिसमें इन्फ्लेमेशन है ऑलरेडी यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो पेशेंट को पेन फील होगा। तो हम क्या करते हैं, T12 लेवल से जस्ट नीचे अपना हाथ रखते हैं ऐसे और उस पर एक स्ट्राइक करते हैं। तो नॉर्मली हमको पेन फील नहीं होना चाहिए कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल पे, ये कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल है, तो नॉर्मली पेन नहीं होना चाहिए हमको यहाँ पे, पर इन पेशेंट में पेन होता है। अब पेन जो है वो यूनिलेटरल साइड होगा, अफेक्टेड साइड है जो किडनी इफेक्टेड है उस साइड होगा, या हो सकता है दोनों साइड भी प्रेजेंट हो। इसके अलावा इसमें रिबाउंड टेंडरनेस भी देखने को मिल सकती है हमको इसमें, और नहीं भी देखने को मिल सकती है। रिबाउंड टेंडरनेस हमको अपेंडिसाइटिस में भी देखने को मिल सकती है। रिबाउंड टेंडरनेस का मतलब होता है जब आपने पाल्पेट किया और पाल्पेट करके एकदम से अपना हाथ हटा दिया तो बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन फील होता है जब एकदम से प्रेशर हटता है उस एरिया से। तो ये इसमें मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। अब हमने नेफ्रोलिथियासिस देखा था, मतलब स्टोन किडनी में। तो स्टोन जब नीचे यूरेटर से नीचे की तरफ को डिसेंड होने लगता है तो जो पेन है हमारा नीचे 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 जाने को लगता है। तो जब प्रॉक्सिमल यूरेटर में स्टोन होता है तो पेन जो होता है वो T11 T12 के जो डर्माटोमल लेवल है वहां पे होता है। पोस्टीरियर फ्लैंक पेन होता है, मतलब पीछे की साइड फ्लैंक्स होते हैं हमारे साइड वाले एरिया, तो थोड़ा सा पीछे की साइड पेन होता है लोअर बैक एरिया में। और इप्सिलेटरल टेस्टिस और फीमेल्स में लेबिया तक ये जा सकता है। मिडल थर्ड यूरेटर तक अगर स्टोन चला जाता है तो जो पेन होता है वो थोड़ा सा इंटीरियर की साइड और थोड़ा और नीचे की साइड पेन फील होता है। अगर और नीचे स्टोन जो है वो ट्रांसलेट कर लेता है यूरेट्रोवेसिकुलर जंक्शन तक, तो जो फ्लैंक पेन है वो बहुत आगे की तरफ होता है, एंटीरियरली होता है, और स्क्रोटम की जो स्किन होती है और वल्वर एरिया जो होता है वहां पे भी अब पेन फील होने लगता है। और अगर ये ब्लैडर के पास तक अप्रोच करने लगता है तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी और डिसयूरिया भी हमको पेशेंट में देखने को मिल सकता है। तो हमने किडनी भी देख ली है। तो ऑलमोस्ट हमने मोटी मोटी सारी चीजें देख ली है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जिनकी वजह से लोअर बैक में पेन रेफर हो सकता है। अब एक चीज कॉमन है इन सब में, वो है कैंसर। तो कैंसर किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। अभी फिलहाल हम
उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो लोअर बैक एरिया के आसपास है। तो लोअर बैक एरिया के आसपास जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें अगर कैंसर होता है तो आप किस तरीके से जो हिस्ट्री टेकिंग है आपकी उसमें किस तरीके से रेड फ्लैग साइंस उसमें देख के उनको रेफर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमने पढ़े ये पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई मास होगा हमारे ऑर्गन के बाहर तो वो हमारे पेरिटोनियल कैविटी को इरिटेट करेगा। तो कैंसर में कुछ और चीजें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि कोलोन कैंसर हो गया या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो गया। ऐसे ही कोलोन कैंसर में पेन जो है वो थोड़ा सा पैनक्रियाटाइटिस या एपेंडिसाइटिस की तरह हो सकता है, प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी तरह हो सकती है। स्पाइनल कैंसर अगर होगा तो डिस्क हर्निएशन के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो पेशेंट में मिल सकते हैं। तो ट्यूमर में हम क्या देख सकते हैं, एक तो उस जगह पे हमको कोई बड़ा सा मास फील होगा, अगर हम पाल्पेट करेंगे तो वहां पे हमको मास फील हो सकता है। उसके अलावा वार्मथ मिल सकती है हमको वहां पे, ठीक है, वो एरिया थोड़ा सा गर्म हो सकता है, टेंडर हो सकता है वो एरिया, ठीक है। उसके अलावा मैंने बोला कि बाकी जो चीजें हैं नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, ये सब भी देखने को मिल सकता है आपको अगर और बाकी ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मेन चीज एक और आपको मिल सकती है, वो है अनएक्सप्लेनेबल वेट लॉस। मतलब पेशेंट का कुछ टाइम में बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है जिसका कोई भी रीजन पेशेंट आपको नहीं बता पा रहा है। तो ये सारी चीजें ट्यूमर में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग ट्यूमर होता है, ट्यूमर ब्लीड करने लग जाता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट में आपको देखने को मिल सकता है। तो जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो पैलर मिल सकता है आपको पेशेंट में, हिपैटोमेगाली मिल सकती है आपको पेशेंट में, एसाइटिस मिल सकता है आपको पेशेंट में। तो इसी के साथ खत्म करते हैं हम सेकंड पार्ट जो था हमारा इस प्लेलिस्ट का, कि विसरल ऑर्गन का पेन भी हमारे लोअर बैक एरिया में रेफर हो सकता है, और कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिसके लिए आपको पेशेंट को रेफर करना पड़ेगा। और विसरल पैथोलॉजी में ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ों में आपको रेफर ही करना पड़ेगा पेशेंट को। और हो सकता है जो आपकी सॉस मसल है, मैंने बताया सॉस मसल के आसपास आपका अपेंडिक्स होता है, यूरेटर होता है, तो इन सब को भी अगर सॉस मसल में दिक्कत है तो ये बाकी इंटरनल ऑर्गन्स में दिक्कत कर सकती है, या फिर इन इंटरनल ऑर्गन में दिक्कत है तो वो सॉस को इरिटेट कर सकती है। और जो आपका डायफ्राम है वो भी कनेक्टेड होता है आपके सॉस मसल से इनडायरेक्टली। तो अगर डायफ्राम अच्छे से मूव नहीं कर रहा है तो भी सॉस मसल में दिक्कत हो सकती है, और वाइस वर्सा श्वास अगर ढंग से काम नहीं कर रही है, टाइट है, तो आपकी रेस्पिरेशन में दिक्कत हो सकती है। तो आपके जो बाहर का मस्कुलेचर है वो भी इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। तो आपको थॉरो एग्जामिनेशन करना है, अच्छे से हिस्ट्री पूछनी है पेशेंट से, और अगर आपको लगता है कोई भी रेड फ्लैग साइन है पेशेंट में तो आपको तुरंत उसको रेफर करना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है जो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं, जैसे कि खांसते टाइम या कफिंग के टाइम जो लोअर बैक एरिया है वहां पे पेन बढ़ता है कि नहीं। अगर पीछे की साइड पेन बढ़ता है इससे तो आप थोड़ा सा लोअर बैक एरिया में और टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट से पूछ सकते हैं कि कोई एक्टिविटी से पेन बढ़ता है कि नहीं, उठते बैठते टाइम, मुड़ते टाइम, झुकते टाइम पेन बढ़ता है कि नहीं, तो आप अपना डायग्नोसिस उस तरफ ले जा सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट से पूछ सकते हैं कि जब से पेन शुरू हुआ है तब से आपकी खाने की हैबिट में कोई चेंज हुआ है कि नहीं, आपने कुछ अलग खाना शुरू किया है कि नहीं, या फिर नोजिया वॉमिटिंग का कोई एपिसोड है कि नहीं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं पेशेंट से विसरल पेन को एक्सक्लूड करने के लिए, जैसे कि कोई स्पेसिफिक फूड है कि नहीं जिससे पेन आपका बढ़ जाता है। जैसे कि हमने पैनक्रेटाइटिस और गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजीज में देखा था कि फैटी फूड्स के बाद जो है पेन बढ़ जाता है। इसके अलावा आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपका कुछ टाइम में जब से पेन शुरू हुआ है आपका वेट लॉस तो नहीं हुआ है, ठीक है। वेट लॉस आपका बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है। अगर ये कोई भी चीज़ आपको मिलती है, वेट लॉस पेशेंट में देखने को मिलता है अनएक्सप्लेनेबल, तो आप पेशेंट को रेफर कर सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर पाते हैं अपना सारा हिस्ट्री टेकिंग के बाद,
तो ही आप आगे और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम साइकोजेनिक, न्यूरोजेनिक और विसरल पेन ख़त्म कर चुके हैं। अब बस 2 चीज़ें और रह गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उनके साथ।